अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूँ आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चर आयशा तारिक फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज टू वुमेन मियाँवाली एशिया। तो हम जो अपनी रिकमेंडेड बुक को स्टडी कर रहे हैं वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो है पार्ट नंबर 3 थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर नंबर 22 हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्नोट इंजन। तो बेसिकली कार्नोट इंजन से आप फेमिलियर हैं, आप मैट्रिक की क्लासेस में इवन के आई थिंक एफएस की क्लासेस में तो ये वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। आपको इतना ज़्यादा इसके बारे में ये न्यू चीज़ नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी मज़ीद डिटेल जो इसमें ऐड की गई है हमारी जो बुक में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले वही चीज़ है कि फ्रेंच इंजीनियर था सादी कार्नोट, उसने 1824 में एक थ्योरेटिकल इंजन बनाया। थ्योरेटिकल से मुराद है थ्योरी से रिलेटेड, मीन उसने उसके बारे में थ्योरी लिखी कोई प्रोसेस के टाइप में, और उसके बाद उसकी डेरिवेशन थोड़ी सी की, ठीक है, और कोई फार्मूलाज ड्राइव कर दिए और थ्योरेटिकल अपने अपने अल्फाज बयान कर दिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा नेचर में पॉसिबल है, ठीक है। मीन्स एक रूल बना दिया उसने, थ्योरम बनाया, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उस जो थ्योरेटिकल इंजन था उसे कह दिया हमने कार्नोट इंजन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी दोनों प्रैक्टिकल लाइफ में भी और थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट से भी। डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई फेनोमेनन कैसे अमल में आएगा और इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, ये सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कार्नोट इंजन की जो भी थ्योरम उसने अप्रूव किया था, जो भी थ्योरेटिकल वैल्यू दी थी, ठीक है। उसने क्या दिया कि एक इंजन जो ऑपरेट कर रहा है, कोई भी हीट इंजन, जो कि क्या है आइडियल इंजन है, और दूसरा क्या है रिवर्सेबल इंजन है, जैसे कि कार्नोट। वो दो इंजन एनर्जी रिजर्वायर, दो एनर्जी रिजर्वायर कौन से हैं आपके, हॉट टेम्परेचर एंड कोल्ड टेम्परेचर, टी एच एंड टी सी। वो क्या है बहुत ही एफिशिएंट इंजन है जो कि पॉसिबल है हमारे डेली लाइफ में। ऐसा इंजन जो क्या है वो अपर लिमिट क्रिएट करता है, मींस हाईएस्ट एफिशिएंसी की वैल्यू देता है बाकी तमाम इंजन के मुकाबले में, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो नेट वर्क डन है किसी भी वर्किंग सब्सटेंस का, वो जो कार्नोट इंजन के जरिए किया जाता है वो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि बाकी किसी भी वो इंजन के जरिए किया जाए, जबकि जो कि सेम टेम्परेचर जो इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया है सेम टेम्परेचर पर दिया जाए, ठीक है, जो कि सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, आप देखिए कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम क्या है बेसिकली, कि कोई भी हीट इंजन जो कि ऑपरेट कर रहा है दो एनर्जी रिजर्वायर के दरमियान, वो कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता, जो कि तो सेम दो रिजर्वायर के दरमियान ही काम कर रहा हो, ठीक है। यानी टी एच की वैल्यू और टी सी की जो वैल्यूज हैं जिसमें उसमें कार्नोट इंजन काम करे, और कोई और इंजन भी उसके लिए भी टी एच और टी ए सी की वैल्यू सेम हो, तो जो कार्नोट इंजन है वो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा हर लिहाज से, ठीक है। अब ये जो इतना टॉपिक हमने पढ़ा है इसमें आपने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन में करना है कि सादी कार्नोट साइंटिस्ट का नेम, कार्नोट इंजन की डिफाइन, कार्नोट साइकिल की डिफाइन एंड देन कार्नोट थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे इसकी एफिशिएंसी से रिलेटेड, लेकिन पहले हम एफिशिएंसी से बेसिकली हमने इस टॉपिक में असल में प्रूव करना है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, कि हाई टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर्स पे, यानी हाई टेम्परेचर कितना है और लो टेम्परेचर कितना है। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो वाकई बाकी तमाम इंजन से ज्यादा है, ठीक है। इसको पहले हम लोग प्रूव करेंगे, आपको अलहदा से छोटा सा प्रूफ आ जाए कि प्रूव करें कि जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है वो कुछ बाकी तमाम इंजन से ज्यादा है। तो आपने यहाँ से प्रूफ लिखना शुरू करना है कि हम कहते हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है रियल इंजन के लिए, हम इसको कंफर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। कंफर्म कैसे करेंगे, ये एक हमारे पास कोई हीट इंजन है, ठीक है, जिसको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं हमारे कार्नोट इंजन से, ठीक है। कार्नोट इंजन एक स्पेशल टाइप का इंजन है जिसको हम लोग दोनों वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स ये हीट पंप भी बन सकता है और इसके अलावा कार्नोट इंजन भी बन सकता है, क्लियर है। इसको इसलिए हम इसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। हमने हीट इंजन एक स्पेसिफिक लिया जो आमतौर पे है कोई इंजन, और दूसरा हमने क्या लगा दिया इसके साथ, कार्नोट हीट पंप लगा दिया। हीट इंजन क्या कर रहा था, हॉट रिजर्वायर से टी एच से एनर्जी ले रहा था क्यू एच उसको, और कोल्ड रिजर्वायर टी सी में जो एनर्जी रिलीज कर रहा था, एक्सपेल कर रहा था, वो था क्यू सी। और बदले में क्या कर रहा था, एक वर्क डन परफॉर्म कर रहा था डब्ल्यू। वो वर्क डन इनपुट में जा रहा था किसके, कार्नोट हीट पंप की डब्ल्यू सी। इसके अलावा क्या कर रहा था वो जो कोल्ड रिजर्वायर से टेम्परेचर टी सी पे क्यू सी अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके
क्या कर रहा था, इस वर्क डन और इस QC की अमाउंट को एड अप करके किधर यूज कर रहा था, QHC प्रोवाइड कर रहा था हॉट रिजर्वायर के एट टेम्परेचर TH को। ठीक है, मीन्स आपको समझ आ गया है ना कि इंजन जो है वो बेसिकली क्या होता है, जो हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में एनर्जी फ्लो करवाए, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, उसके बदले में क्या दे, हमें वर्क दे। ठीक है, जबकि हीट पंप और स्पेशली हीट पंप बेसिकली क्या होता है, जो कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर पे टेम्परेचर पहुंचाए। हम असल में टेम्परेचर या एनर्जी पहुंचाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क। वर्क क्या करे, यूटिलाइज करे, एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ वर्क खुद यूटिलाइज करके ये काम परफॉर्म करे। पंप इंजन में क्या होता है, ये काम स्पॉन्टेनियस होता है, जबकि वर्क हमें हमारा गेन है। इसमें क्या है, हम खुद वर्क कर रहे हैं इंजन पे, और वो क्या कर रहा है, फिर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि नेचुरल प्रोसेसेस में इस तरह साइमल्टेनियसली नहीं होती। ठीक है, अब हम इमेजिन करते हैं कि दो हमारे पास इंजन है। इस जो हमारा ये सिंपल इंजन है, इसकी एफिशिएंसी को ई कहा गया है, जो कार्नोट इंजन है उसकी एफिशिएंसी को EC कहा गया है। हमने कहा है जो इस ई की इसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने दोनों सेम रिजर्वायर रखे हुए हैं, तो हम कार, और ये भी कह सकते हैं कि कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल है, तो कार्नोट इंजन को है हीट पंप के तौर पे शो किया जा सकता है। अगर हम इसकी आउटपुट को मैच करना चाहें, तो ये जो W इसकी आउटपुट है वही हमने इनपुट ली हुई है, किसके लिए, कार्नोट हीट पंप के लिए WC ली हुई है। तो हम कहते हैं कोई भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं है बाहर एटमोसफेयर के साथ। तमाम का तमाम जो इधर बाहर निकल रहा था वर्कडन की फॉर्म में एनर्जी, वो किधर चली गई, कार्नोट हीट पंप ने एनर्जी यूटिलाइज कर ली, और सारा सिस्टम खुद कर रहा है, कोई भी सराउंडिंग पे इफेक्ट नहीं डाल रहा। और ये वाली जो बात है वो किससे है, हीट पंप कॉम्बिनेशन है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग सपोज करते हैं कि हमारा जो ये E ग्रेटर देन EC है, इसके अकॉर्डिंग हम एफिशिएंसी की वैल्यू होती है W/QH, दोनों के लिए W/QH पुट कर ली, जहाँ पे C सबस्क्रिप्ट लगा रहे हैं, ये मीन्स कार्नोट हीट पंप या कार्नोट इंजन के लिए बेसिकली वैल्यू है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो हमारा इसका नोमिनेटर है, जो है ऊपर वाला WC, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्क जो इससे इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट बन गया। ठीक है, इस केस में क्या हो गया, हमारे पास जो है QHC वो ग्रेटर हो गया QH से, क्योंकि हम लोगों ने उसके वो ले लिए ना, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, रेसिप्रोकल जब लेते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज, यानी QHC ग्रेटर है QH से। ओके, इसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा वर्क तो सेम है, अब हम वर्क वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। W=WC है, W की वैल्यू होती है QH माइनस QC। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लिखा है, इसके लिए सिंपल QH माइनस QC, इसके लिए QHC माइनस QC लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, H वाली टर्म्स को एक साइड पे करेंगे, C वाली टर्म्स को एक साइड पे करेंगे। एक तरफ हॉट रिजर्वायर वाला की एनर्जी चेंजेस, दूसरी तरफ कोल्ड रिजर्वायर की एनर्जी चेंजेस। अब हम इस इक्वेशन को कंसिडर करें तो हम कहते हैं कि ये जो 22.6 वैल्यू है, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसीलिए जो राइट साइड वाली वैल्यू भी होगी, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं है हॉट, जो एनर्जी का चेंज है हॉट रिजर्वायर से, वो किसके बराबर है, एनर्जी के चेंज कोल्ड रिजर्वायर से। इसलिए हम कह सकते हैं जो कॉम्बिनेशन है हीट एंड इंजन और हीट पंप का, ये एनर्जी ट्रांसफर सिर्फ क्या कर रहा है, कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर जो भी कर रहा है बाय हीट विद नो इनपुट ऑफ एनर्जी बाय वर्क, कोई भी इनपुट ऑफ एनर्जी नहीं हो रही। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, जो हीट इंजन और हीट पंप का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी इनपुट ऑफ एनर्जी बाय वर्क। ठीक है, कोई हम बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे, और ये क्या है, वॉयलेशन ऑफ क्लॉजियस स्टेटमेंट है। ओके है, ये क्या है, वॉयलेशन ऑफ क्लॉजियस स्टेटमेंट, जो कि क्या कह सकते कहता है कि एनर्जी यानी वर्क डन का प्रेजेंट होना जरूरी है किसी भी इंजन को वर्क करने के लिए, ये ऑपोजिट वे में चलाने के लिए। ओके, ठीक है, तो हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो हमारी एजम्पशन थी कि एफिशिएंसी ग्रेटर है देन है EC से, यानी सिंपल की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से ग्रेटर है, ये इनकरेक्ट है। तो हमें पता, हम इसके बाद कंक्लूड कर देंगे कि हमारा जो कार्नोट इंजन है उसकी हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी है। जो की फीचर्स हैं हाई कार्नोट इंजन के, वो क्या है कि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। इसकी क्या, रिवर्सिबिलिटी की वजह से वो रिवर्स किया जा सकता है, हीट पंप बनाया जा सकता है उसका। ठीक है, तमाम जो इंजन हैं उनका कार्नोट इंजन से एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि वो रिवर्सिबल साइकिल पे
एक्ट नहीं कर सकते। हमने ऊपर सबसे पहले जो डिफाइंस की उसमें इंट्रोडक्शन किया कि हमारा सादी कार्नोट ने वो पेश किया था, उसके बाद हमने कार्नोट इंजन की डिफाइन की, फिर कार्नोट साइकिल की डिफाइन की, फिर कार्नोट थ्योरम डिस्क्राइब किया, फिर एक हम लोगों ने यहाँ तक छोटा सा ये इस वाले तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ प्रूफ एक किया है। प्रूफ क्या है कि हमने ये शो करना है जो कार्नोट इंजन है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, बाकी तमाम के लिहाज से इससे ज्यादा किसी की नहीं हो सकती, मे भी किसी की बराबर हो जाए। ठीक है, मीन मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी होगी, कार्नोट इंजन की होगी, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद उसकी वो रीजन बता दी कि बेसिक रीजन हमारे पास क्या है, क्योंकि उसकी रिवर्सिबिलिटी, उसके अंदर जो चीज एक एडवांस चीज मौजूद है वो है इसकी रिवर्सिबिलिटी। बाकी तमाम इंजन में ये जो आम इंजन पहले डिवाइस किए जाते थे उन वो रिवर्सिबल नहीं होते थे, तो उस लिहाज से जो हमारा कार्नोट इंजन है वो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा जो हमारे रियल इंजन है ना, जो उनकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से, ये थ्योरेटिकल इंजन है, आइडियल इंजन है, रिवर्सिबल इंजन तो है, जो रियल इंजन है आमतौर पे जो डेली लाइफ में पाए जाते हैं, उनकी क्या है, उनमें क्या डिफिकल्टीज हैं, जो नेचर में चीजें हैं वो है फ्रिक्शन और कंडक्शन वगैरह की वजह से एनर्जी लॉस का हो जाना। ठीक है, ये रियल केसेस हैं, और रियल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा कार्नोट इंजन जो थ्योरेटिकल है, कार्नोट इंजन थ्योरेटिकल इंजन है, उसकी एफिशिएंसी से हमारे जो रियल लाइफ में जो हकीकी इंजन है उनकी एफिशिएंसी हमेशा कम ही होती है, यानी हमारी रियल वैल्यू है थ्योरेटिकल वैल्यू से हमेशा कम आती है। ठीक है, अब ये इतना हमारे पास यहाँ तक जो हो गया वो इसका प्रूफ हो गया कि एफिशिएंसी क्यों कार्नोट इंजन की ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला नीचे एक्सप्लेन करने लगे हैं, अब हम कार्नोट साइकिल को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आप चाहें तो ये वाले पैराग्राफ को इंट्रोडक्शन में लिख लें, और फिर आपको पता है कि इसके 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आप इसको वर्किंग में लिख लें, या फिर उसके प्रोसेस में लिख लें, या फिर स्टेजेस आगे डिस्क्राइब करेंगे हम इस तरह लिख लें, आपकी मर्जी, आप जो हेडिंग देना चाहें। हम अब कार्नोट इंजन को एक्सप्लेन करने लगे हैं, कार्नोट साइकिल को। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर डिफरेंसेस क्या है, टी सी एंड टी एच, जो हमेशा हम पढ़ते हैं, टी सी कूल के लिए और टी एच क्या है, हाई टेम्परेचर के लिए। हम वर्किंग सब्सटेंस जो कंसीडर कर रहे हैं वो एक आइडियल गैस ले रहे हैं, जो कि एक सिलेंडर में रखी गई है, जो कि फिट किया गया है एक मूवेबल पिस्टन के साथ एक एंड पे। ठीक है, यानी उसके नीचे वाला हिस्सा बंद है, ऊपर वाले हिस्से पे क्या है, जैसे सिलेंडर में ऊपर एक पिस्टन लगाई हुई है एक साइड पे। जो सिलेंडर की वॉल्व और पिस्टन दोनों क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, मीन एनर्जी ट्रांसफर इन दोनों के अंदर से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बेस होती है ना हमारे सिलेंडर की, वो हमारे पास कंडक्टिंग होती है, और उसके जरिए एनर्जी जो क्या है ट्रांसफर हो सकती है। अब कार्नोट साइकिल के 4 स्टेजेस को हम डिस्क्राइब करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ से पहले देख लेते हैं, पहले 4 स्टेजेस डिस्क्राइब करेंगे, फिर पीवी डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे, फिर कार्नोट साइकिल। फिर हमने बता दिया कि आप कार्नोट साइकिल में जो कार्नोट सादी ने खुद कार्नोट साइकिल बनाया उसमें उसने 2 एडियाबैटिक प्रोसेस रखे हैं और 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस रखे हैं, जो कि तमाम क्या हैं, रिवर्सिबल हैं, तमाम को चेंज किया जा सकता है। उसमें फर्स्ट स्टेप ये है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गैस सिलेंडर था, चलिए यहाँ पे अगर मौजूद था, यहाँ पे हमने पहले रखा हुआ था इस जगह पे। ठीक है, इसका जो पहले इसको हमने क्या किया है, प्लेस कर दिया एक एनर्जी रिजर्वायर टी एच के ऊपर। ठीक है, अब इसका जो ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, टी एच कॉन्स्टेंट रहेगा, और हमारा हमने पहले टी एच पे कॉन्स्टेंट कर लिया इसका वैल्यू। ठीक है, हमने क्या किया कि जो हम जब हमारा जो पिस्टन है वो इस पे वर्क डन करेगा, हमारा जो पिस्टन है वो मूव अप करेगा बाय वर्क डन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम वर्क डन करेगा, हमारी गैस वर्क डन करेगी, और उस वर्क डन की वजह से जो टेम्परेचर में अगर थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो क्या करेगा, उतनी अमाउंट ऑफ हीट इधर से अब्सॉर्ब कर लेगा, ताकि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और आइसोथर्मल प्रोसेस रहे। ठीक है, नीचे बेस से क्या हो जाएगी हीट क्यू एच इसमें ट्रांसफर होएगी, और टेम्परेचर हर टाइम कांस्टेंट रहेगा, इसे इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस कहा गया है, और वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन। ठीक है, और इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे ए से बी। ठीक है, ये हम कहेंगे कि ये जो इसकी स्टेट थी, पहले स्टेट ए थी प्रेशर और वॉल्यूम के लिहाज से, बाद में स्टेट क्या हो गई, बी स्टेट हो गई। ये हम पीवी डायग्राम के अंदर अभी देखते हैं। हाँ जी, जो फिर बता रही थी आपको कि ये जो फर्स्ट प्रोसेस है ये हमारा कौन सा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद जो प्रोसेस नंबर बी है वो उसमें क्या है, आइसोथर्मल
एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, यानी एक्सपेंड होगी गैस एडियाबैटिकली। इसके बाद क्या किया जाएगा, इस एनर्जी रिजर्वायर क्यू टीएच से उठाकर जो सिलेंडर है उसे एक थर्मल इंसुलेशन के ऊपर रख दिया जाएगा, यानी कोई हीट अब बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, गैस जो है वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड होगी, पिस्टन मजीद मूव अप हो जाएगा, और एडियाबैटिक क्योंकि एनर्जी एंटर तो हो नहीं रही, तो एक्सपेंशन की वजह से वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन, जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हमारी गैस का, हमारे सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, टीसी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रोसेस ये है कि हम क्या करेंगे, अपना जो सिस्टम है इसको उठाकर रख देंगे एनर्जी रिजर्वायर टीसी के ऊपर, जिसका टेम्परेचर जो क्या है मैच करेगा इसके साथ, हमारी वैल्यू के साथ मैच किया था, वो टीसी वैल्यू है। हाँ, उसमें क्या, हम उसके बाद हम जो हमारे पिस्टन है उसे डाउनवर्ड मूव कराएंगे, यानी वर्क इज डन बाय द पिस्टन ऑन द सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, कि नीचे वाला जो रिजर्वायर है, जितना यहाँ टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा, वो सारा का सारा किधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे एनर्जी रिजर्वायर टीसी पे चला जाएगा, क्यूसी अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जो हमारा टोटल टेम्परेचर है वो टीसी रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, ये इस प्रोसेस को हमने बी से सी कहा था, इस प्रोसेस को अब हम सी से डी कहेंगे, जिसमें हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर जो क्या है टीसी कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो गया। अच्छा, अब फिर उसके बाद चौथा प्रोसेस हमारा जो है वो आइसोथर्मल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एनर्जी रिजर्वायर से उठाकर ऑब्जेक्ट को वापस किस पे रख देंगे, हमारा जो थर्मल इंसुलेशन है, यानी अभी हीट ट्रांसफर दोबारा हम रोकना चाहते हैं, उसमें क्या होगा, Q इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, कोई ट्रांसफर नहीं है, हम मजीद पिस्टन को मूव डाउन करेंगे, तो वर्क इज आल्सो अगेन इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन, जब एक्सटर्नल वर्क किया जाए तो एनर्जी मीन्स दी जा रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, लेकिन बाहर निकलने का कोई भी सोर्स नहीं है, तो ओवरऑल टेम्परेचर हाई रहेगा, और गैस की वही इनिशियल कंडीशन बन जाएगी जो कि पहले यहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस दोबारा से साइकिल की जा सकता है, टीएच टेम्परेचर दोबारा अटेन कर लिया है गैस ने। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को, इस पूरे साइकिल को कहते हैं कार्नोट साइकिल, और ये जो प्रोसेस है इसको कहा गया है, ये डी से ए तक शो कर रहा है पीवी डायग्राम में। ठीक है, अब हम इसके चार प्रोसेसेस देखेंगे कि पीवी डायग्राम में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। वेट अ मिनट। हाँ जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो ये चार प्रोसेसेस हैं उनको पीवी डायग्राम पे अब हम शो करेंगे। ठीक है, वो चार प्रोसेसेस थे जो पहले हमने डिफाइन किया, अब हम पीवी डायग्राम को शो करने लगे हैं, जिसमें दो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। आप इन प्रोसेसेस के ऊपर नंबर 1 2 3 4 के ऊपर हेडिंग भी बना सकते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन बताने लगे हैं, फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, ऐसे चार नाम लिख सकते हैं। हम कहते हैं जो हमारी पीवी डायग्राम थी, इसमें ये दो ब्लू लाइंस हैं, एक टीएच को डिस्क्राइब कर रही है और एक टीसी को डिस्क्राइब कर रही है, आइसोथर्मल चेंजेस को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे जो गैस का इनिशियल टेम्परेचर था वो था टीएच, ये ए पॉइंट पे मौजूद थी, प्रेशर इसका इनिशियल प्रेशर कह सकते हैं पीआई था, और इनिशियल वॉल्यूम है वीआई था। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, हमारे जो एफएससी की बुक में थी तो पी एंड बी के लिहाज से हमने डिस्क्राइब किया था, यहाँ आप सिंपल बेसिक ए पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ, इस वॉल्यूम इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है आइसोथर्मल कर्व के ऊपर मूव करते करते ही प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कि एक पॉइंट ऐसा आ गया क्यू या बी पॉइंट, जिसमें इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ, जो क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट है वो शिफ्ट हुई। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा इस केस में। ठीक है, ये पॉइंट ए से लेकर बी तक जो हमारे पास ये प्रोसेस है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखें, वो यही बता रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है जिसमें टेम्परेचर टी एच रहा, गैस को हमने थर्मल कॉन्टैक्ट पे प्लेस किया, एनर्जी रिजर्वायर जो कि एनर्जी रिजर्वायर था जिसका टेम्परेचर भी टी एच ही था। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन के दौरान गैस ने अब्सॉर्ब की क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट, जो कि फ्रॉम द रिजर्वायर से, जो कि बेस सिलेंडर की बेस पे मौजूद थी, और वर्क डन किया WAB पिस्टन को मूव अप करने के लिए, ये वर्क डन गैस ने किया। अच्छा, उसके बाद सेकंड प्रोसेस है बी से सी तक का, वो क्या था, आइसो एडियाबैटिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
ठीक है, उसमें क्या हुआ, हमने क्या कर लिया, उसे नॉन कंडक्टिंग वॉल पे रख दिया, थर्मली नॉन कंडक्टिंग वॉल पे रख दिया, और जो गैस हुई एक्सपैंड हुई एडियाबैटिकली, कोई भी हीट एनर्जी ना एंटर हुई ना लीव हुई सिस्टम से। इस एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर जो है गैस का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए, वॉल्यूम बढ़ गया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि गैस ने वर्क डन किया हमारे किस पे, पिस्टन पे, WBC, विदाउट एनी एनर्जी सप्लाइड उसने वर्क किया, तो उसकी क्या हो गई, एनर्जी डिक्रीज हो गई, इंटरनल एनर्जी, इसलिए टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, TH से TC हो गया, यानी इस आइसोथर्मल कर्व से इस आइसोथर्मल कर्व पे पहुंच गई, TC वाले टेम्परेचर पे पहुंच गई, B से C पॉइंट तक। ये जो कर्व डिस्क्राइब करिए, ये है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड हमारे पास क्या है कि हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन, जिसमें हमने अब सिस्टम पे वर्क किया, ठीक है, सिस्टम पे वर्क किया और सिस्टम की क्या की, जो वॉल्यूम था उसे डिक्रीज किया, ठीक है, ये देखें शिफ्ट हो रहा है। इस केस में भी वॉल्यूम एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम की लाइन में इंक्रीज हुआ है, दूसरे B से C में भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अब C से D पे जब जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, किस वजह से, क्योंकि कंप्रेशन है, हमने खुद गैस के ऊपर, वो पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया, किसी भी वो इंजन की वजह से या किसी भी सोर्स की वजह से, ठीक है, हमने क्या किया, जो प्रोसेस CD में था, हमने दोबारा थर्मल कॉन्टेक्ट पे रख दिया एनर्जी रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर था TC कोल्ड वाला, और उस गैस को एडियाबेटिकली कंप्रेस किया टेम्परेचर TC पर ही, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए। इस टाइम क्या हुआ, गैस ने QC अमाउंट जो हीट की थी वो रिजर्वायर को दे दी, और वर्क डन पिस्टन ने किया गैस पर, जो कि क्या था, WCD, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रोसेस कौन सा है हमारा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है, उसमें फाइनल प्रोसेस क्या था, D से लेकर A तक। वो कैसे था कि जो हमारी जो बेस है सिलेंडर की, उसे दोबारा नॉन कंडक्टिंग वॉल से रिप्लेस कर दिया गया, जो गैस है उसे दोबारा कंप्रेस किया गया एडियाबेटिकली विदाउट एनी लॉस ऑफ हीट। जो टेम्परेचर गैस का था वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह, वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल करीब आ गए, वर्क हमारा सिस्टम ने किया, बाहर से एनर्जी हम इन द फॉर्म ऑफ वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कोई अंदर की जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसे बाहर निकलने का कोई रीजन नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर TH को राइज कर गया, और जो वर्क डन है वो सिस्टम ने किया, वो WDA से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में देखें, हमारा दोबारा पहले TH टेम्परेचर, और ये भी पहले TH टेम्परेचर था, तो यानी ये साइकिल बार बार क्या हो सकता है, अटेन हो सकते हैं। देखें दोबारा TH कर पे पहुंच गई, A पॉइंट पे पहुंच गई, प्रेशर और वॉल्यूम इनिशियल कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो गई दोबारा से, ठीक है, यानी हमने उसे कंप्रेस की उस स्टेज पॉइंट तक किया जहाँ पे वॉल्यूम सेम हो जाता, मीन प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, सारा कंडीशन वही पहले की पहले जैसे सेम आ गई, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। अब उसके बाद इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है, हम कहते हैं थर्मल एफिशिएंसी, हम पहले फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू 1 माइनस C ओवर QH। अब कार्नोट साइकिल के लिए हम QC ओवर QH को टेम्परेचर की रेशियो से डिवाइड चेंज कर सकते हैं। QC ओवर QH इज इक्वल टू TC ओवर TH, हम कहते हैं इसके जो वो है वो रिलेशन जो ड्राइव किया गया, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में आ जाए ये वाला रिलेशन डिस्क्राइब करें, तो एग्जांपल नंबर 22.3 जो अभी हम करेंगे, उसके अंदर इसका क्या की दी हुई है, डेरिवेशन दी हुई है, वो आप देखेंगे अभी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऊपर वाले इक्वेशन में अब अगर हम QC ओवर QH की जगह TC ओवर TH प्लेस कर दें, तो एफिशिएंसी की वैल्यू बन गई 1 माइनस TC ओवर TH। और यही हम डिस्क्राइब करना चाह रहे थे कि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर डिफरेंसेस पर, ठीक है। तो तमाम ऐसे इंजन जिनका टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, यानी TH और TC की वैल्यू जिन तमाम के लिए सेम है, उन तमाम की एफिशिएंसी क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। अब हम वही बात कह रहे हैं कि कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो कार्नोट इंजन के अंदर जो कि दो एनर्जी रिजर्वायर के दरमियान काम कर रहा है, तो इस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तो तुम के सब ये तो सबके लिए क्या होगी, एफिशिएंसी सेम होगी। अगर हम कहें कि जो TC है वो बराबर हो जाए TH के, यानी ऊपर वाला बराबर हो जाए नीचे वाले की, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, और एफिशिएंसी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि 0 एफिशिएंसी उस केस में हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहिए, दो केसेस हैं, या तो हम TC की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, TC की वैल्यू
को बहुत कम कर दें और टीएच की वैल्यू को बहुत ज्यादा कर दें, यानी माइनस की वैल्यू ये छोटी करनी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो 1 में से माइनस और ये एफिशिएंसी मैक्सिमम जो होती है 1 होती है। अगर हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू हम छोटी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टीसी की वैल्यू को बहुत कम कर देंगे या टीएच की वैल्यू को बहुत ज्यादा कर देंगे। अब हम टीसी की वैल्यू को अगर लोअर करते हैं तो हमारे पास, अगर हम इसकी 100% एफिशिएंसी चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं ये वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को 0 करना चाहेंगे, 0 केल्विन। लेकिन 0 केल्विन ये प्रैक्टिकल केसेस में क्या है, इम्पॉसिबल है, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट अवेलेबल, ये ऐसा रिजर्वायर अवेलेबल नहीं है, तो फिर एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम नहीं होगी। ज्यादातर केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि टीएच की वैल्यू जो है उसको टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, टीसी की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए टीएच की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। टीसी की वैल्यू को रूम टेम्परेचर से कम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हीट इंजन आप देखिए हमारे ऑटोमोबाइल्स में चल रहे हैं, हमारी गाड़ियों में है, तो ये सारे किस पे काम कर रहे हैं, ही रूम टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब हम थ्योरेटिकली देखते हैं कि ये तो हमने बात कर ली, ये सारी जो एफिशिएंसी वगैरह निकाली, ये हमने हीट इंजन के लिहाज से निकाली, जो कि कार्नोट इंजन के लिहाज से, ठीक है। अब हम कहते हैं कि कार्नोट इंजन तो हीट पंप भी बन सकता है, तो फिर उसके लिए भी हम दोनों केसेस निकाल लेते हैं कि उसका हीटिंग मोड क्या है, उसका कूलिंग मोड क्या है, फॉर्मूले में ड्राइव कर दें। जैसे हीटिंग मोड के लिए हमारे पास QH/W आता है, जबकि कूलिंग मोड के लिए हमारे पास QC/W आता है, ठीक है। QH की W की वैल्यू QH माइनस QC पुट कर दी, दोनों केसेस में सिंप्लीफाई किया। इस केस में ऊपर QH था तो यहाँ ऊपर TH, इस केस में ऊपर QC था तो यहाँ पे क्या आ गया, TC। ये वैल्यू ये देख लेंगे आप। कहते हैं टिपिकली जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, COP की वैल्यूज कार्नोट इंजन के लिए या कार्नोट हीट पंप के लिए वो वैल्यू होती है 10 से कम होती है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्विक क्विज है, उसमें क्या कह रहे हैं, 3 इंजन हमें दिए गए हैं जो कि जिनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 300 केल्विन है सबका। इंजन ए है वो 1000 से 700 पे डिपेंड कर रहा है, इंजन बी जो है वो 800 से 500 पे, इंजन सी जो है वो 600 से 300 पे डिपेंड कर रहा है टीएच और टीसी की वैल्यू। अब आपने रैंक करना है कि कौन से, कि किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है और किसकी कम है, हाई से लो की तरफ। जिसकी सबसे ज्यादा है उसकी पहले लिखनी है, फिर ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है, फिर एफिशिएंसी लिखनी है, फिर आपने ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है, ये लिख देना है, ठीक है। यानी ये 3 वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसी की वैल्यू की। वो कह रहे हैं टेम्परेचर जो डिफरेंस है तमाम का 300 केल्विन है, लेकिन क्या है, ये टेम्परेचर दिए गए हैं, आपने बताना है कि एफिशिएंसी किसकी हाई है और किसकी कम है, आपने इसको रैंक करना है बेसिकली, ठीक है। अब हम एग्जांपल अपनी जो बता रही थी आपको पहले कि हम लोग जिसमें ड्राइव करेंगे कि हमारा QC/QH इज इक्वल टू TC/TH है, वो हमने डिस्क्राइब किया बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। हम दो प्रोसेसेस के लिए हम दो प्रोसेसेस के लिए जो दोनों है ना, आइसोथर्मल प्रोसेसेस है, एक है आइसोथर्मल एक्सपेंशन और दूसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें देखें जो दो हमारे पास आइसो कार्नोट साइकिल के दो हमारे पास एक्सपेंशन वाले वो हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस है, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन है। दोनों से हमने क्या लेनी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के QH और QC की वैल्यूज निकाली हैं, जिसमें क्या हो गई है, इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है जब टेम्परेचर चेंज नहीं है, तो ये वैल्यूज पुट की गई हैं बेसिकली, ठीक है। ये वैल्यूज आपने पहले भी डिस्क्राइब की हुई हैं। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास फर्स्ट दोनों को QC/QH को डिवाइड किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने दूसरे दो प्रोसेस से जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, एक है एडियाबैटिक एक्सपेंशन और दूसरा एडियाबैटिक कंप्रेशन, उसके लिहाज से हमने फॉर्मूला लगाया, जिसमें हमें फॉर्मूला पता था ना कि T(V⁻⁻1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो एक प्रोसेस के लिए इक्वल कर दिया है हमने। ये प्रोसेस है हमारे पास बी से सी वाला और दूसरा प्रोसेस है हमारे पास ए से डी या डी से ए वाला प्रोसेस है। इन दोनों के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई है, इन दोनों इक्वेशन को भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, VB/VA की पावर डिवाइड बाय VC/VD, और इसको कैंसिल आउट करके ये वैल्यू बन जाएगी। फिर हम VB/VA की वैल्यू जो है VC/VD यहाँ पुट कर देंगे, तो ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, क्या बच जाएगी, QC/QH इज इक्वल टू TC/TH वैल्यू बन जाएगी। ये हमारा प्रूफ है, बेसिकली शॉर्ट सा प्रूफ है। इसको आप इसी फॉर्म में लिखेंगे
दूसरा क्या है हमारे पास स्टीम इंजन की क्या दी हुई है कि स्टीम इंजन का की हाई एनर्जी रिजर्वायर 500 के दी हुई है, जबकि लो एनर्जी रिजर्वायर जो कि टीएच दिया हुआ है 500, टीसी दी हुई है 300। उन्होंने क्या कहा है, सिर्फ आप इसकी एफिशिएंसी निकालें। एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है 1 माइनस टीसी ओवर टीएच, वैल्यूज पुट करके आप क्या निकाल लेंगे, उसकी एफिशिएंसी जो वैल्यू आई है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। लाजमी जब भी एफिशिएंसी निकालने का बोला जाए आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर जरूर निकालेंगे। एक ये आंसर अभी आपका होगा, दूसरा परसेंटेज वाले आंसर को भी आपने जरूर कंसिडर करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आगे इंशाल्लाह गैसोलीन एंड डीजल इंजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।